हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज इकोनॉमी का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और वो है भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडीज़, एग्रीकल्चर सब्सिडी। तो एग्रीकल्चर सब्सिडी पर आगे बढ़ते हैं कि भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ कौन कौन सी है। ये आपने अगर सिलेबस देखा हो यूपीएससी का तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एग्रीकल्चर सब्सिडीज़, डब्ल्यूटीओ का मत भी इसमें आ जाता है। डब्ल्यूटीओ के क्या इसके अंदर बॉक्सेस वगैरह है वो हमें देखने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन उनसे भी पूछते हैं और इंडिया के मत से भी रिलेट करके क्वेश्चन पूछते हैं, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडीज़ जो भारत में दी जा रही है एग्रीकल्चर को, कृषि को, उसके विषय में आज हमें देखना है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको नोट भी करते जाएं। वैसे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन साथ साथ में जो मैं बोल रहा हूँ उसमें अगर कुछ नोट करना चाहे तो नोट करते जाएं। और अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, कोई क्वेरी पूछना चाहे, यू आर मोस्ट वेलकम। ज़रूर क्वेश्चन पूछे, जब तक मुझे आगे ना बढ़ने दे जब तक कि आपकी क्वेरी पूरी क्लियर ना हो जाए। तो देखिए भाई, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडीज़, इसके टॉपिक को हम खोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्सिडी कहते किसको है। ओके, अगर हम देखें कि सब्सिडी कहते किसको है तो समझिए ज़रा, सब्सिडी एक प्रकार का आर्थिक लाभ होता है। ठीक है, सब्सिडी एक प्रकार का आर्थिक लाभ होता है जो कि राज्य द्वारा, किसके द्वारा, जो कि राज्य द्वारा लोगों को एक तरफा रूप से दिया जाता है। तो सब्सिडी एक प्रकार का आर्थिक लाभ होता है जो कि राज्य के द्वारा एक तरफा रूप से लोगों को दिया जाता है। या ये एक तरफा वर्ड इंपॉर्टेंट है। और राज्य यानी कि सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार भी दे सकती है और राज्य सरकार भी दे सकती है। एक तरफा का मतलब क्या हुआ? एक तरफा का मतलब यह हुआ कि बदले में राज्य आपसे कुछ भी प्राप्त नहीं करता है। उदाहरण के लिए अगर आप सिंपल सी बात समझे कि अगर आप सरकार के ऑफिस में नौकरी करते हैं तो वो एक तरफा सहयोग नहीं है सरकार का, क्योंकि आप सरकार से अगर तनख्वाह उठाते हैं तो बदले में सरकार को कुछ सेवाएं देते हैं। जबकि सब्सिडी वो चीज़ है जो एक तरफा रूप से, यूनिलैटरल रूप से राज्य के द्वारा नागरिकों को दी जाती है। तो सब्सिडी का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये सब्सिडी राज्य किस किस तरीके से दे सकता है? पहला ए पॉइंट जरा देखिए, राज्य जब सब्सिडी देता है तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका जो जनरलाइज तरीके से यूज किया जाता है वो क्या है? कम कीमत पर वस्तुएं या सेवाएं नागरिकों को उपलब्ध करा दे। कम कीमत का मतलब, अगर बाजार में वो कोई चीज़ 1,000 रुपये की है और सरकार चाहती है कि वो सब्सिडाइज तरीके से दे दे, 1,000 रुपये की मार्केट प्राइस है किसी चीज़ की, सरकार चाहती है कि नागरिकों को वो सस्ते रूप में मिले, तो सरकार कहेगी जी 200 रुपये हमारी ये सब्सिडी है, इस पर आप जो है 800 रुपये में ये चीज़ खरीद लीजिए। ठीक है, नागरिक को पे कितना करना पड़ेगा? 800 रुपये, 200 रुपये सरकार की सब्सिडी होगी। तो पहला तरीका तो ये है जिसमें सस्ती वस्तुएं या सेवाएं सरकार उपलब्ध करा देती है। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। कोई क्वेरी? मेरे ख्याल से बड़ा साधारण है, इसमें कोई क्वेरी आपकी नहीं होगी। बी में बढ़ते हैं। सरकार क्या कर सकती है? लोगों के बैंक खातों में, आजकल आपने सुना होगा सरकार अक्सर करके कहती है कि अपने खातों को लिंक कीजिए, अपने आधार को खाते से लिंक कीजिए। रसोई गैस की जो सब्सिडी है वो कैसे आ रही है? आजकल बैंक खातों में जा रही है। रसोई गैस की सब्सिडी का क्या अर्थ हुआ? सरकार रसोई गैस हमें उपलब्ध कराती है सस्ते दामों पर, लेकिन कैसे? सरकार कहती है कि आप अगर मार्केट प्राइस रसोई गैस की 1,000 रुपये है, बाजार में मार्केट प्राइस अगर 1,000 रुपये है रसोई गैस की, तो 1,000 रुपये मार्केट प्राइस से इसको खरीद जरूर लीजिए, लेकिन अगर बाजार की कीमत 1,000 रुपये है तो 1,000 में आप खरीद लीजिए, लेकिन सरकार आपको वो 800 रुपये में देना चाहती है। तो उसके लिए तरीका क्या होगा? सरकार आपको कहेगी कि आप 1,000 में खरीद लीजिए, 200 रुपये आपके अकाउंट में हम हस्तांतरित कर देंगे, 200 रुपये आपके अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। इसको बोलते हैं नकदी हस्तांतरण। इसको क्या बोलते हैं? नकदी हस्तांतरण कहा जाता है कि जो आपको सब्सिडी सरकार देना चाहती है वो नगद रूप से आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है ना। कई बार इसको डीबीटी बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो आपके अकाउंट से लिंक करके ट्रांसफर कर दी जाती है। सब्सिडी का तीसरा तरीका क्या है? जो नागरिकों ने वस्तुएं उत्पादित की है, उत्पादक जो काम करते हैं, उन्होंने जो वस्तुएं उत्पादित की है वो उत्पादित वस्तुएं सरकार ऊंचे दामों पर खरीद ले। वो उत्पादित वस्तुएं सरकार ऊंचे दामों पर खरीद ले
उदाहरण के लिए कृषि की कोई लागत आई है 1,000 रुपये, है ना, किसी ने कुछ कृषिगत उत्पादित किया, गेहूं, चावल, बाजरा, कुछ भी, उसकी लागत आई है 1,000 रुपये और सरकार उससे वादा कर दे, एमएसपी, ये कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, उसको बहुत विस्तार से भी हमें पढ़ना है। 1,500 रुपये में सरकार ने वादा कर दिया कि आप बाजार में बेचने जाओ और अगर कोई और आप ना बेचना चाहो बाजार में, और सरकार आपको एक एग्रीकल्चर सिक्योरिटी देने के लिए, एक सुरक्षा देने के लिए क्या कह रही है कि कोई और खरीदे ना खरीदे, हम कम से कम 1,500 रुपए पर क्विंटल के भाव पर आपसे खरीद लेंगे। देखिए उत्पादन कितने में हुआ था, 1,000 में, सरकार कितने का वादा कर रही है, 1,500 का, यानी कि 500 रुपए सरकार की सब्सिडी है कि नहीं है। ये 500 रुपए जो है वो सरकार की सब्सिडी एग्रीकल्चर के इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मिल गई है कि नहीं मिल गई है, ठीक है। और ये एमएसपी का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोग अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि सरकार जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनको ऊंची कीमत पर खरीद भी सकती है। ये ऊंची कीमत पर खरीदना कहीं ना कहीं जो है वो सब्सिडी का एक तरीका है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। कोई दिक्कत हो तो इसमें बताइए। अब देखते हैं कि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी दी जा रही है वो कितने प्रकार से दी जा सकती है, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, सब्सिडी कहते किसको हैं। टॉपिक को बड़ा आराम से धीरे धीरे हमें पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है कि आपको चीज़ें एकदम क्लियर होती जाए। तो देखिए सब्सिडी कितने प्रकार की होती है। हाँ, एग्रीकल्चर सब्सिडी के बारे में बात हो रही है, कृषिगत सब्सिडी के बारे में बात हो रही है कि वो कितने प्रकार की होती है। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यक्ष सब्सिडी, ये क्या होती है। प्रत्यक्ष सब्सिडी जो है ये क्या होती है, जरा इसको देखते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब होता है किसी उत्पाद विशेष को सब्सिडी सरकार दे दे, जैसे गेहूं के लिए। अब क्या गेहूं के लिए अलग से सब्सिडी देगी? नहीं। इसका तरीका क्या होगा, सरकार एमएसपी जैसे कॉन्सेप्ट्स का यूज करे और आपको कहे कि अगर आप गेहूं का उत्पादन करते हैं और आप बुआई करते हैं, उससे पहले ही सरकार बता देती है कि आप अगर गेहूं को उत्पादन करने वाले हैं, बाद में अगर गेहूं को बेचना चाहें सरकार को, सरकार की एजेंसी एफसीआई को, तो सरकार मिनिमम 1,500 रुपए में खरीदने को तैयार है। तो ये कहीं ना कहीं गेहूं के उत्पादन को प्रोत्साहन देगा कि नहीं देगा। एमएसपी का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं गेहूं के उत्पादन को प्रोत्साहन देगा कि नहीं देगा। कैसे? अगर आपको उत्पादन करने से पहले ही मालूम है कि कोई और खरीदे ना खरीदे, सरकार तो खरीद ही लेगी, तो जरूर हम उस तरह की चीजों का उत्पादन करेंगे जहां पर गारंटेड प्रॉफिट की बात हो रही है। प्रॉफिट का मतलब 1,000 आपकी लागत आने वाली है मान लो, और 1,500 पे सरकार खरीदने को तैयार है, तो ये उत्पाद विशिष्ट को सब्सिडी कही जाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? एमएसपी। अब अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं अप्रत्यक्ष सब्सिडी का, ठीक है। अप्रत्यक्ष सब्सिडी में देखिए ये किसी विशेष उत्पाद को प्रोत्साहित नहीं देती है, ये किसी पर्टिकुलर उत्पाद को प्रोत्साहन नहीं देती, ना गेहूं चावल वगैरह को नहीं, लेकिन सामान्य कृषि उत्पादन में इससे वृद्धि हो जाती है। जैसे कि सरकार उर्वरक को सब्सिडी दे, फर्टिलाइजर्स के लिए सस्ते दामों पर उपलब्ध करा दे, तो किसानों को लाभ होगा। एग्रीकल्चर सब्सिडी क्या, फर्टिलाइजर सब्सिडी का किसान को लाभ होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने में सहायक होगा। उसी प्रकार से बिजली सस्ती उपलब्ध करा दे, फ्री में उपलब्ध करा दे। अक्सर करके केंद्र और राज्य सरकारें इस तरह के काम करती है कि ये बिजली की सब्सिडी भी इसी प्रकार की सब्सिडी के अंतर्गत आती है अप्रत्यक्ष रूप से। सिंचाई, इरिगेशन के लिए सरकार उपकरण देती है, उन उपकरणों के खरीद पर सब्सिडी देती है सरकार। तो ये कहीं ना कहीं गैर उत्पाद विशिष्ट है। उत्पाद विशिष्ट और गैर उत्पाद विशिष्ट का जो अंतर है वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस, बताइए। उत्पाद विशिष्ट और गैर उत्पाद विशिष्ट का अंतर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेरे ख्याल से बोर्ड भी आपको विजिबल है, इजीली उसको देखिए और देखकर सीधे सीधे क्रॉस क्वेश्चन पूछिए कि क्या ये आपको चीज क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए, अब इस कृषिगत सब्सिडी में हमें एक टॉपिक और देखना है, और वो ये देखना है WTO का मत। देखिए यहां से सीधे क्वेश्चन भी आते हैं
और यहाँ से कहीं ना कहीं आपको ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। WTO के बारे में भी पूछ लिया जाता है, उसका जो बॉक्सिफिकेशन है और भारत का मत, दोनों को मिलाकर तीनों तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत में कौन कौन सी सब्सिडी दी जा रही है, WTO का क्या बॉक्सेस वगैरह है और किस तरह से भारत का उसके विषय में मत है, वो भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। देखिए भाई, WTO क्या कहता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने कृषिगत सब्सिडीज के विषय में कुछ बॉक्सेस बनाए। इसका एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। हम लोग जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ेंगे तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर को और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर या कृषि संबंधी जो समझौता है WTO का, उसके अंतर्गत WTO ने सब्सिडीज का बॉक्सिफिकेशन किया है, यानी कि कृषिगत सब्सिडी का संदूकीकरण किया है। सब्सिडीज का क्या किया है, बॉक्सिफिकेशन, जिसको कई बार बोलते हैं कि संदूकीकरण, हिंदी में बोल रहे हैं संदूकीकरण। WTO क्या बोलता है, WTO का एक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए WTO का क्या कहना है, WTO का कहना है कि अगर आप अंतरराष्ट्रीय व्यापार, WTO का कहना है कि यदि हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना चाहते हैं, तब तो हमें WTO की भावना के अनुरूप काम करने वाला माना जाएगा। और हमारा कोई भी काम यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकृति उत्पन्न करता है, अगर हमारा कोई भी काम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकृति उत्पन्न करता है तो हमारे उस काम को यह माना जाएगा कि हम WTO की भावना के अनुरूप मारकर सही कर लेते हैं। हाँ, तो यह माना जाएगा WTO के हिसाब से कि हमारा वो काम कहीं ना कहीं WTO की भावना के विरुद्ध है। मतलब ऐसे जितने भी काम हैं, जितनी भी ऐसे स्कीम्स है, जितनी भी ऐसे सब्सिडीज है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विकृतियां उत्पन्न करती है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकृतियां उत्पन्न करती है, वो WTO की भावना के विरुद्ध है। और विकृति उत्पन्न कैसे करेगी, अगर सरकार के द्वारा दी जाने वाली कोई सब्सिडी इतनी ज्यादा हो कि उससे घरेलू प्रोडक्शन बढ़ जाए, अगर सरकार के द्वारा दी जाने वाली कोई सब्सिडी इतनी ज्यादा हो कि उससे घरेलू प्रोडक्शन या उत्पादन बढ़ जाए, तो मैं ये कह सकता हूं कि नहीं कि ऐसे देश में उस उत्पाद का आयात घट जाएगा, इंपोर्ट घट जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी सरकार ने किसी उत्पाद विशेष के लिए या अपनी कोई भी सब्सिडी कुछ इस तरह से डिजाइन कर दी कि वो इतनी ज्यादा हो गई कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का उत्पादन बढ़ गया, और अगर उत्पादन बढ़ गया तो यह मैं कह सकता हूं कि नहीं कि इससे उस उत्पाद का आयात उस देश में घट जाएगा, और अगर आयात घट गया तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सब्सिडी हुई या नहीं हुई? हाँ या ना, बताइए जरा। चीज समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सब्सिडी के अंतर्गत आ गया। और अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार में प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है तो ऐसी सब्सिडी को बोला जाता है जो विकृति उत्पन्न कर रही हो। एक टेक्निकल टर्म इसके लिए यूज की जाती है, वो है ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी। एक टेक्निकल टर्म इसके लिए क्या यूज की जाती है? ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी, व्यापार में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सब्सिडी, ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी। WTO का साफ साफ कहना है, उसका मानना है, उसने जिस तरह से बॉक्सेस को डिजाइन किया है उसका एम क्या है? जो बॉक्सेस डिजाइन हुए हैं, WTO का कहना है कि आप घरेलू कृषक को जो सब्सिडी दे रहे हैं, एग्रीकल्चर को जो सब्सिडी दे रहे हैं, कोई भी सब्सिडी दीजिए, लेकिन अगर आपने प्रोडक्शन को बढ़ाने वाली सब्सिडी दे दी, उत्पादन को बढ़ाने वाली कोई भी सब्सिडी दे दी, तो चूंकि वो आयात को घटाएगी, इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी आएगी,
इसीलिए उसको ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी माना जाएगा। इसीलिए उसे क्या माना जाएगा? ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी, व्यापार में विकृति उत्पन्न करने वाली सब्सिडी। और अगर ऐसी सब्सिडी दोगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार बढ़ेगा कैसे? यदि ऐसी सब्सिडी दोगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार बढ़ेगा कैसे? इसलिए ऐसी सब्सिडीज को मिनिमाइज करो। ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप ट्रेड डिस्टॉर्शन करते हो, अगर आपके द्वारा दी जाने वाली कोई भी सब्सिडी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विकृति उत्पन्न करती है तो उस सब्सिडी को मिनिमाइज करो। अगर आपके द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी उत्पादन को बढ़ाती है तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घटेगा, और अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घट गया तो डेफिनेटली ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी है। और अगर ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी आप कंटिन्यू करते हो, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विकृति उत्पन्न करने वाली सब्सिडी अगर आप कंटिन्यू करते हो, तो WTO इसके लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि विकासशील देश भी और विकसित देश भी, दोनों देश इस तरह की सब्सिडीज को घटाएं। यही क्राइटेरिया है कि WTO ने जो बॉक्सेस बनाए हैं। अक्सर करके स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर ये बॉक्सेस का क्राइटेरिया क्या है? ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, व्यापार में विकृति करने वाली सब्सिडी नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू WTO। और किसे विकृति करने वाले मानेंगे? जो कि उत्पादन को डायरेक्ट बढ़वा दे, डायरेक्ट उत्पादन को बढ़वा दे, उसको मानेंगे ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी। अब ये सही है या नहीं है, इस कॉन्सेप्ट पर भारत का क्या मत है, हमें वो भी देखना है। मैं चाहूंगा इस लाइन को आप लिख लीजिए जरा, मैं आपको लिखवा रहा हूं, डिक्टेट करा रहा हूं। लिखिए, WTO के अनुसार ऐसी सभी सब्सिडीज जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकृतियां उत्पन्न करती हो, उन्हें घटाना आवश्यक है। साधारणतः ये वह सब्सिडीज होती है, ये वे सब्सिडियां होती है जो उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होती है, जो उत्पादन को बढ़ाने में प्रत्यक्ष रूप से सहायक होती है। इन्हें ही व्यापार में विकृतियां, इन्हें ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकृतियां उत्पन्न करने वाली सब्सिडीज माना जाता है। इन्हें ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकृतियां उत्पन्न करने वाली सब्सिडीज माना जाता है। WTO अपने सदस्य राष्ट्रों को ये सब्सिडियां घटाने के लिए कहता है। ये सब्सिडियां घटाने के लिए कहता है। सब्सिडीज से संबंधित या सब्सिडियों से संबंधित
WTO द्वारा बनाए गए बॉक्सेस, हिंदी वाले बॉक्सेस ही लिखें, ज़्यादा ठीक रहेगा। WTO द्वारा बनाए गए बॉक्सेस का आधार उपर्युक्त अवधारणा ही है, का आधार उपर्युक्त अवधारणा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ WTO का कॉन्सेप्ट। अब WTO ने कौन कौन से बॉक्सेस बनाए हैं जरा उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए भाई, WTO ने जो पहला बॉक्स बनाया है उसका नाम है ग्रीन बॉक्स। उसका नाम कौन सा है? ग्रीन बॉक्स। और ग्रीन से आपको बिल्कुल क्लियर है, ग्रीन का मतलब जब सड़क पर रेड लाइट होती है तो रुको, ग्रीन लाइट होती है तो यू कैन गो। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी कौन सी होती है? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी वो सब्सिडी कहलाती है जो कि ऐसे सरकारी खर्चे या ऐसे सरकारी सब्सिडियां हैं जिनसे कृषि उत्पादन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी वो सब्सिडीज है जिनसे कृषि उत्पादन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और WTO के अनुसार या तो प्रभाव पड़ता ही नहीं है या न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। और अगर प्रभाव पड़ ही नहीं रहा उत्पादन बढ़ाने में और न्यूनतम पड़ रहा है मान लीजिए, तो WTO कहता है कि इन्हें जारी रखा जा सकता है। जैसे कृषि अनुसंधान, अगर कोई सरकार एग्रीकल्चर रिसर्च पर सब्सिडी दे रही है, एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ावा मिले इन फ्यूचर, डायरेक्ट देखिए, इनडायरेक्ट प्रभाव तो पड़ेगा लेकिन डायरेक्ट प्रभाव कोई नहीं पड़ रहा, सीधा सीधा प्रभाव कोई नहीं पड़ रहा। अगर कोई सरकार कृषिगत रिसर्च को बढ़ावा देना चाह रही है, अनुसंधान को बढ़ावा देना चाह रही है, R&D की सब्सिडी देना चाह रही है, तो WTO के अनुसार ऐसी सब्सिडी जारी रखी जा सकती है। उसे उसने ग्रीन बॉक्स में रखा है। आपदा सहायता, किसान को कई बार सरकारें आपदा पे सहायता देती है। मान लीजिए किसान की फसल खराब हो गई, मान लीजिए बहुत बिना मौसम की बारिश हो गई, ओले पड़ गए, सूखा पड़ गया, फसल बर्बाद हो गई। किसान अगर बर्बाद हो रहा है तो किसान की गार्जियन के रूप में किसको आगे आना पड़ेगा? सरकार को। और ये सरकार इस तरह की सब्सिडी जब देती है तो उसको आपदा सहायता के अंतर्गत रखा गया है। WTO के अनुसार ये सब्सिडी भी जारी रखी जा सकती है। खाद्य स्टैंप, इस तरह की सब्सिडी अगर सरकार देती है तो ऐसी सब्सिडीज को भी जारी रखा जा सकता है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने में सीधे सीधे कोई योगदान नहीं दे रही है, या अगर इनका योगदान है भी तो इनडायरेक्ट योगदान है। नगद सब्सिडी जो है वो इसके अंतर्गत नहीं है, लेकिन जो सब्सिडीज ये है वो ग्रीन बॉक्स के अंदर रखी गई है। ग्रीन बॉक्स का मतलब WTO के अनुसार ऐसी सब्सिडी दी जा सकती है। कोई दिक्कत हो तो बताइए। यस, आराम से समझते जाइए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताते जाइए। आगे चलें। तो ये तो हो गया ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। आगे देखते हैं WTO की दूसरी सब्सिडी। अब आ जाती है अंबर बॉक्स सब्सिडी। अंबर बॉक्स, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा इसको ध्यान से देखना। इसका कॉन्सेप्ट अक्सर करके लोग उलझते जाते हैं इसमें। देखिए भाई, अंबर बॉक्स सब्सिडी का क्या मतलब हुआ? WTO के अनुसार ऐसी सब्सिडियां जो कृषिगत उत्पादन को बढ़ावा देने के काम आती है। WTO के अनुसार ऐसी सब्सिडियां जो कृषिगत उत्पादन को बढ़ावा देने के काम आती है, जो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विकृतियां उत्पन्न करती है। और अगर ऐसी सब्सिडी कोई सरकार दे रही है तो वो कहीं ना कहीं WTO कहता है कि उसे घटाइए। जैसे MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार एक देश के किसान को, अब आप कहेंगे कि सर ये MSP कैसे ये काम कर रही है, तो MSP अगर ये काम करना चाह रही है तो वो किस तरह से ये काम कर रही है, जरा उससे देखिए। ठीक है, सरकार अगर MSP के थ्रू सब्सिडी अगर दे रही है, MSP की सब्सिडी, तो वो कैसे ये कृषिगत उत्पादन को बढ़ावा देना चाह रही है, बढ़ावा देते हैं,
उसको कैसे कम किया जाए, या क्या वो WTO के हिसाब से MSP क्यों ऑब्जेक्शनेबल है, उसको जरा देखते हैं, समझते हैं अच्छे से। ठीक है, देखिए भाई, WTO का कहना है कि ये सब्सिडी कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विकृति उत्पन्न कर रही है। कैसे? मिनिमम सपोर्ट प्राइस है क्या, MSP है क्या? सरकार किसान से वादा करती है कि अगर आपकी लागत 1000 रुपये आ रही है, मान लीजिए गेहूं के उत्पादन की बात करें, है ना, गेहूं के उत्पादन की बात करते हैं, मान लीजिए आपकी लागत 1000 रुपये आ रही है, तो सरकार बुवाई से पहले ही वादा कर देती है, मान लीजिए कि अगर आप सरकार को बेचना चाहेंगे, पहले बाजार में बेचने की कोशिश कर लीजिए, अगर बाजार में बिक रहा है इससे ज़्यादा भाव पे तो ठीक है, लेकिन अगर आप सरकार को बेचना चाहेंगे तो सरकार आपको सुरक्षा देने के लिए साफ साफ कह देती है कि 1500 रुपये में कम से कम, मिनिमम का मतलब कम से कम 1500 रुपये में तो हम इसे खरीद लेंगे। अब अगर किसान को यह सुरक्षा मिल गई कि वो 1000 की लागत की वस्तु उत्पादित करे और 1500 रुपये में सरकारी उससे खरीद लेगी, तो आप समझ सकते हैं कि नहीं कि इससे गेहूं का उत्पादन बढ़ेगा, हाँ या ना? और अगर गेहूं का उत्पादन बढ़ा तो WTO के उस कॉन्सेप्ट की रेंज में ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा कि ये उत्पादन बढ़ाने वाली सब्सिडी है। WTO के उस कॉन्सेप्ट की रेंज में ये आ गया कि नहीं आ गया कि ये उत्पादन बढ़ाने वाली सब्सिडी है। इसलिए WTO के हिसाब से MSP की सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी सब्सिडी अंबर बॉक्स में डाली गई है, मतलब इन्हें WTO कहता है कि घटाइए। ठीक है, उसी प्रकार से विद्युत की सब्सिडी, ये डायरेक्टली तो नहीं बढ़ा रही है उत्पादन, लेकिन इनडायरेक्टली तो उत्पादन बढ़ाने में सहायक है। बीज की सब्सिडी, सिंचाई की सब्सिडी, सब इसी प्रकार की सब्सिडी है। और आपको मैं बता दूं कि भारत सरकार जनरली ये सब्सिडीज ज्यादा देती है। भारत जैसे देशों का जो ऑब्जेक्शन है वो उसका मेन आधार यहीं पर लेकर चलिए। भारत जैसे देश कहते क्या है कि हम तो इसी तरह की सब्सिडीज ज्यादा देते हैं, खैर उस पर हम चर्चा थोड़ा बाद में कर लेंगे, लेकिन MSP, विद्युत, बीज, सिंचाई, ये सारी सब्सिडीज अंबर बॉक्स सब्सिडी के अंदर रखी गई है। WTO के अनुसार ये कृषिगत उत्पादन को बढ़ावा देती है, इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकृति उत्पन्न होती है, क्योंकि उत्पादन ही बढ़ गया तो आयात कम होगा। हर देश ये कर लेगा तो हर देश आयात कम करेगा, तो आयात निर्यात घट जाएंगे, और वो घट गए तो इन्हें ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज की श्रेणी में रखा गया है। इन्हें व्यापार में विकृतियां उत्पन्न करने वाली सब्सिडियों की श्रेणी में रख दिया गया है। तो ये है जो है सब्सिडियों का अंबर बॉक्स। देख लीजिए, यहां मैंने स्पष्ट भी किया है कि अगर सब्सिडी ज्यादा होगी तो कृषिगत प्रोडक्शन या उत्पादन बढ़ेगा, उससे आयात घटेगा। अच्छे से देख लीजिए, ये PDF आपको अवेलेबल भी हो जाएगी। क्या होगा? सब्सिडी ज्यादा, उत्पादन भी ज्यादा, आयात कम हो जाएगा, और इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो घटेगा। और यही ना कई इसी कारण से इसे क्या माना गया है? ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी, व्यापार में विकृति उत्पन्न करने वाली सब्सिडी। WTO कहता है कि इन्हें घटाना आवश्यक है। विकासशील देश कहते हैं के लिए इन्हें उत्पादन का 10% पे लाना जरूरी है, और विकसित राष्ट्र को कहा गया है कि वो इन्हें उत्पादन के 5% पे लेकर आए। क्या कहा है WTO ने कि अगर कोई देश विकासशील देश है, भारत जैसा देश है, कोई विकासशील देश है, वो इसे उत्पादन के 10% पर लेकर आए, और जो विकसित देश है वो इन्हें उत्पादन के 5% पर लेकर आए। ये बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ट्रेड डिस्टॉर्शन होता रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विकृतियां आती रहेगी। इन विकृतियों को कम करना अत्यावश्यक है। अब एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए। अब बात यह है, अगर अब ध्यान से देखें हम इस चीज को, तो यह भी किया जा सकता है कि अंबर बॉक्स सब्सिडी जो है उसमें एक बॉक्स बनाया गया है। मान लीजिए ये अंबर बॉक्स है, तो जो ये 5% और 10% की लिमिट है ना, 10% विकासशील देशों के लिए और 5% विकसित देशों के लिए, इसको कई बार बोल दिया जाता है व्हाइट बॉक्स सब्सिडी। इसको कई बार क्या बोल दिया जाता है? व्हाइट बॉक्स सब्सिडी। और इससे ऊपर की जितनी भी है, कोई देश जितना भी ज्यादा दे रहा है,
उसको कई बार बोल दिया जाता है रेड बॉक्स सब्सिडी। तो ये व्हाइट बॉक्स और रेड बॉक्स, अंबर बॉक्स का ये पार्ट है। जो परमिशेबल है वो है व्हाइट बॉक्स सब्सिडी, और जो परमिशेबल नहीं है, इससे ऊपर की जितनी भी सब्सिडीज है वो कौन सी है? रेड बॉक्स सब्सिडी। तो मुझे लगता है अंबर बॉक्स सब्सिडी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यस सोनिया बताइए जरा। अरे भाई सब्सिडीज जो है वो सब्सिडी ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है, जो उत्पादन को उत्पादन बढ़ाने में सहायक हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष बढ़ा रही है तो बहुत ही खतरनाक है, डब्ल्यूटीओ कहता है कि तो बिल्कुल रोकिए, बहुत कम कीजिए इसको, बिल्कुल तो नहीं। और अगर अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ा रही है उत्पादन को, तो कहीं ना कहीं उनमें कमी लाइए। उसने एक फॉर्मूला बताया है कि विकसित देश 5% के लेवल पर लेकर आए उत्पादन के, और विकासशील देश 10% के लेवल पर लेकर आए। यहीं पर एक चीज मैं बता दूं, अभी ये लागू नहीं हुआ है। भारत जैसे देशों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया था, इसीलिए एक पीस क्लॉज लाया गया 2013 में, जो बाली में डब्ल्यूटीओ की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें पीस क्लॉज है ना। पीस क्लॉज का मतलब इसको विकासशील देश घटाएं चरणबद्ध तरीके से, लेकिन जब तक वो नहीं घटाते जारी रह सकती है, और डब्ल्यूटीओ के सिद्धांतों का अवहेलना इसको नहीं मानी जाएगी। इस पीस क्लॉज वगैरह पर अलग से जब डब्ल्यूटीओ डिस्कशन हम करेंगे तो अलग से विस्तार से डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी मैंने आपको जस्ट एक आइडिया दिया है। तो ये उत्पादन का 5%। अब देखिए तीसरा बॉक्स कौन सा है, वो है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ये सब्सिडियां जनरली सरकार किसी कार्यक्रम के अंतर्गत देती है, और मेन बात ध्यान रखना, ये उत्पादन को कम करने के लिए दी जाती है। रोचक बात है कि नहीं है? सरकारें, कुछ सरकारें ऐसे नॉर्वे जैसे देश की सरकार उत्पादन को कम करने के लिए सब्सिडी देती है। क्यों उत्पादन को कम करने के लिए सब्सिडी देती है? मान लीजिए कि अगर ये एक एग्रीकल्चर लैंड है, लगातार आप इस पर उत्पादन करोगे तो ये बंजर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? उर्वर शक्ति कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जरूरी क्या है कि इसके एक पार्ट को, मान लीजिए सरकार कह दे कि आप इसको 1 साल इस पर कोई फसल ना उगाओ, खाली छोड़ दो इसको, है ना, परती छोड़ दो इसको। आपका जो खेत था उसके आधे पार्ट पर फसल उगाओ और आधे पार्ट को परती छोड़ दो, तो इससे तो कृषक को नुकसान होगा। ठीक है, कृषक कहेगा जी यहां मैं फसल उगाता तो बाजार में बेचता और बेचकर मुझे लाभ होता। तो सरकार कहती है कि आप यहां कोई फसल मत उगाओ, और इससे जो आपको लॉस होगा उसका कंपेंसेशन यानी कि उसका मुआवजा सब्सिडी के रूप में आपको नगद रूप से मिल जाएगा। उत्पादन सीमित करने के लिए सब्सिडी, है ना। ऐसे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि प्रोडक्शन लिमिटिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उत्पादन को कम करने वाले, ऐसे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट सरकार कृषकों से करती है, उनको ब्लू बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत रखा जाता है। नॉर्वे जैसे देश इस प्रकार की रणनीति को बहुत अपनाते हैं। नॉर्वे जैसे देश इस प्रकार की रणनीति को बहुत अपनाते हैं। वो सब्सिडीज जो कि उत्पादन को सीमित करने के उद्देश्य से सरकार देती है, और अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, जिसका मैंने एक एग्जाम्पल बताया आपको कि भूमि की उर्वर शक्ति को बनाए रखना, तो भूमि को परती रूप में छोड़ देना, ये एक इसका उद्देश्य हो सकता है, ये एक तरीका हो सकता है। अब यहां अगर किसान उत्पादन करता, मान लीजिए किसान को आधे भाग पर उत्पादन करने से 50,000 रुपये प्राप्त हुए, तो ये जो आधे भाग पर और उत्पादन करता और उत्पाद को बेचता तो 50,000 रुपये और प्राप्त होते। ऐसा किसान का कहना है, बात भी सही है। तो सरकार भी मानती है कि हाँ आप 50,000 रुपये और प्राप्त करने के हकदार हो, वो आप उत्पादन करके बेच के मत प्राप्त करो, हम आपको कॉम्पेंसेशन देंगे, हम आपको मुआवजा देंगे एज अ सब्सिडी। सब्सिडी देने का यह तरीका, इस प्रकार की जितनी सब्सिडी है वो किसके अंतर्गत रखी जाती है? ब्लू बॉक्स सब्सिडी। और अब मुझे आप बताइए जरा कि क्या इस पर डब्ल्यूटीओ को कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? बताइए जरा। क्योंकि ये उत्पादन को बढ़वा कर रही है, ये तो सीमित कर रही है ना। ठीक है, क्योंकि उत्पादन को बढ़वा नहीं रही है बल्कि उत्पादन को सीमित कर रही है, इसलिए ऐसी सब्सिडीज पर डब्ल्यूटीओ का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता है। तो ये सब्सिडीज से संबंधित डब्ल्यूटीओ के 3 बॉक्सेस, मेरे ख्याल से आपको पॉइंट क्लियर है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी फ्रीली।
नंबर आपके पास में है मेरे, आप मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं और मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूँगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब देखिए भारत का मत क्या है इस पूरे सब्सिडी के कॉन्सेप्ट पर। भारत का मत क्या है, भारत के मत को जरा ध्यान से देख लेते हैं कि भारत क्या सोचता है। भारत कहता है कि ये बॉक्सेस की अवधारणा ही समाप्त होनी चाहिए। बॉक्सेस की अवधारणा जो है यूजलेस है। भारत का मानना है कृषि क्षेत्र के समस्त खर्च को और सब्सिडी को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए और इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं होनी चाहिए। एक देश अपने किसानों के विकास के लिए उसे कितनी सब्सिडी दे ये उस देश के संसाधनों पर निर्भर होना चाहिए। इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं होनी चाहिए, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होनी चाहिए, ऐसा भारत का मानना है। और यदि ऊपरी सीमा हो तो भी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, यदि ऊपरी सीमा हो तो भी इसकी प्रोसेस या प्रक्रिया पर भारत को ऑब्जेक्शन है, वो भारत को स्वीकार्य नहीं है। जो आपने ऊपरी सीमा 5% और 10% तय करी है, अगर आपने की भी है तो उसकी जो गणना करी है, आपने कैलकुलेशन किया है, उस कैलकुलेशन के प्रोसेस से भारत सहमत नहीं है। भारत क्या कहता है कि आपने उत्पादन के लिए आधार वर्ष माना है 86-88 और मुद्रास्फीति का कैलकुलेशन यहां से कर रहे हैं 86-88 से। अगर आप इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन करेंगे, मुद्रास्फीति की गणना करेंगे, तो यह गणना इम्प्रैक्टिकल है। जो इनपुट्स हैं उनकी लागतें बहुत बढ़ चुकी है, इसको सुधारिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मुद्रास्फीति की गणना अगर आप 86-88 को आधार वर्ष मानकर कर रहे हैं, ये इम्प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, इसको सुधारिए। और भारत WTO के इस मत से ये दो भिन्नताएं रखता है, एक तो बॉक्सेस की अवधारणा और दूसरा ऊपरी सीमा को कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है, उस कैलकुलेट करने के प्रोसेस को भारत अस्वीकार करता है। मेरे ख्याल से WTO की सब्सिडी के बॉक्सेस, भारत का मत, सब्सिडी बॉक्सेस बनाने के आधार, क्या वो लॉजिकल है या नहीं है, आप कॉन्सेप्ट डील कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कोई दिक्कत आ रही है क्या किसी को भी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम समझने के उद्देश्य से। चलती है आगे बढ़े। अब देखते हैं सब्सिडी संबंधित दूसरी बातें। ठीक है, अगर हम सब्सिडी संबंधित दूसरी बातों को देखें तो उन बातों में एक चीज और आती है, भारत में कृषि सब्सिडी संबंधित कुछ और विवाद भी है। और वो विवाद क्या है? सबसे पहले कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन है कि कृषि सब्सिडी राजकोषीय घाटे को बहुत बढ़ा देती है। पब्लिक फाइनेंस पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि एक राजकोषीय घाटा होता है और किसी देश के लिए राजकोषीय घाटा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये कम होना चाहिए। यूं मान लीजिए, जो लोग उस क्लास में नहीं थे, यूं मान लीजिए कि सरकार अगर खर्चे ज़्यादा करेगी और सरकार की इनकम के सोर्स कम होंगे तो डेफिनेटली घाटा होगा। और सब्सिडी चूंकि एक तरफा पेमेंट है, बदले में सरकार को कुछ नहीं मिल रहा, सब्सिडी चूंकि एक तरफा पेमेंट है, बदले में सरकार को कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए सरकार का राजकोषीय घाटा यानी कि खजाने का घाटा बढ़ेगा, है ना, सिंपल भाषा में समझने के लिए। और जब सरकार के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो प्राइवेट सेक्टर में निवेश कैसे जाएगा? निजी क्षेत्र का निवेश जो है वो घट जाएगा, प्राइवेट सेक्टर का जो निवेश है वो घट जाएगा। इसको एक तरीके से क्राउडिंग आउट इफेक्ट से भी हम समझ सकते हैं। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या है? क्राउडिंग आउट इफेक्ट से समझते हैं इसको कि क्या है। हाँ भाई, मैंने एक क्लास में आपको बताया था कि किस तरह से क्राउडिंग आउट इफेक्ट काम करता है। मैंने आपको कहा था कि अगर सरकार जो है, सरकार का फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा ज़्यादा हुआ तो सरकार उसकी भरपाई करने के लिए बैंकों से पैसा खींचेगी, ठीक है ना, ऐसी गतिविधियां अपनाएगी कि बैंकों का पैसा सरकार के पास में आए, है ना, जिसको आप रिवर्स रेपो जैसी चीज़ें बोलते हैं, यह पैसा सरकार के पास में आए। और अगर बैंकों का पैसा सरकार के पास में गया तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्राइवेट सेक्टर का निवेश घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? क्योंकि बैंक प्राइवेट सेक्टर को फंड कर सकते थे। यहाँ तक कि बड़ी कंपनियां भी सरकार के बॉन्ड वगैरह जब खरीद लेगी तो उनका अपना पैसा निकल कर भी तो सरकार के पास चला जाएगा। कॉन्सेप्ट कुछ याद आ रहा है?
तो चाहे बैंक हो चाहे प्राइवेट संस्थाएं हो, अगर सरकार इनसे पैसा खींचेगी तो मार्केट में उत्पादन बढ़ाना, पूंजी निर्माण का काम घटेगा कि नहीं घटेगा, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कम होगा कि नहीं होगा। और ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है कुछ लोगों का, जिनका कहना है कि अगर राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है तो वो दूरगामी इफेक्ट डाल रहा है, सरकार डेवलपमेंट के कामों को कॉम्प्रोमाइज कर रही है, प्राइवेट सेक्टर का विकास इससे बाधित हो रहा है। आगे देखिए, एग्रीकल्चर सब्सिडी अगर बहुत मात्रा में होती है तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि सरकार अगर एग्रीकल्चर के प्रोत्साहन के लिए कुछ पैसा दे रही है तो उसका अधिकांश भाग सब्सिडी पर जा रहा है, पूंजी निर्माण पर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सरकार अगर 100 रुपए एग्रीकल्चर के लिए दे रही है तो केवल 20 रुपए जा रहे हैं कैपिटल फॉर्मेशन पर और 80 रुपए जा रहे हैं किस पर, सब्सिडी पर। अब कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, अगर सरकार एग्रीकल्चर के लिए डैम बनाती है ना, बांध बनाती है, तो ये एक प्रकार का पूंजी निर्माण है, कैपिटल फॉर्मेशन है, जो एग्रीकल्चर की स्थिति परमानेंट सुधारने में योगदान देगा। अगर सरकार कोल्ड स्टोरेज बनाती है तो ये एग्रीकल्चर की सब्सिडी एग्रीकल्चर की स्थिति परमानेंट सुधारने में योगदान देगा। लेकिन सरकार तो अधिकांश पैसा जो एग्रीकल्चर पर खर्च कर रही है वो या तो एमएसपी पे खर्च कर रही है या सिंचाई पर खर्च कर रही है, ठीक है। इनसे क्या होगा, ये टाइम बीइंग किसान को सुविधाएं हैं, इसको परमानेंट नहीं बना देना चाहिए। अगर परमानेंट किसान की एग्रीकल्चर की स्थिति सुधारनी है, आलोचक बोलते हैं कि अगर किसान की परमानेंट स्थिति सुधारनी है, उसकी स्थायी उत्पादन क्षमता में सुधार लाना है, तो डैम पर खर्चा कीजिए, डैम बनाने में। सड़कों को जोड़िए, सड़कें अच्छी बनाइए, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं कीजिए, किसान की फसल खराब ना हो इसके लिए कोल्ड स्टोरेज बहुत जरूरी है, इसकी सुविधाएं दीजिए। यह है पूंजी निर्माण। और सरकार पूंजी निर्माण के बजाय किस पर दे रही है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान इस पर दे रही है, सब्सिडी पर दे रही है, जो कि हानिकारक है। पिछली बार यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के द्वारा किया गया पूंजी निर्माण है। उसमें 5 ऑप्शन थे, 1 2 3 4 5, मतलब 5 पॉइंट थे, और जो ABCD इस तरह से ऑप्शन थे कि उसमें से कुछ थे और कुछ नहीं थे। तो याद रखिएगा, डैम बनाना एग्रीकल्चर के लिए है, सिंचाई को बढ़ावा देता है, लेकिन ये सब्सिडी नहीं है, ये पूंजी निर्माण है। जबकि अगर सरकार कोई उपकरण खरीदने के लिए सरकार किसान को नगद सहायता देती है या सस्ता उपलब्ध कराती है, तो वो एक प्रकार से एग्रीकल्चर सब्सिडी है, जो हानिकारक चीज है, ठीक है। तो मुझे लगता है पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सब्सिडी में एग्रीकल्चर निवेश में, सरकार का जो एग्रीकल्चर निवेश है उसमें सब्सिडी की मात्रा ज़्यादा है और पूंजी निर्माण कम है। आगे देखते हैं, एग्रीकल्चर सब्सिडी की एक और प्रॉब्लम जो विरोध का आधार है, जितनी भी एग्रीकल्चर सब्सिडियां है वो परंपरागत कृषि आगातों को, जो हमारे इनपुट्स थे उनका उपयोग को हतोत्साहित कर रही है। अगर आप रासायनिक उर्वरकों के ऊपर सब्सिडी दोगे तो किसान कब प्राकृतिक खेती करेगा ही नहीं, वो रासायनिक उर्वरक खरीदेगा बहुत सस्ते दामों पर, लगभग फ्री में मिल रहे हैं। अगर इतने सस्ते उर्वरक उपलब्ध हो जाएंगे तो परंपरागत कृषि को नुकसान होगा, जो कि आजकल सब लोग मान गए हैं कि बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करना चाहिए। परंपरागत काम अच्छे थे, लेकिन सरकार के प्रयासों से, सरकार की सब्सिडी से किसान आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स की ओर जा रहा है। आगे लीजिए, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंचाई उपकरणों पर जो सरकार ने सब्सिडी दी है ना, सरकार टूलू पंप वगैरह लगाने के लिए सब्सिडी देती है, और किसान इतने सस्ते दामों पर अगर ये टूलू पंप वगैरह खरीद लेंगे या सिंचाई उपकरण खरीद लेंगे तो ऐसी स्थिति में वो जमीन से पानी को बहुत अच्छा सोख लेंगे, खींच लेंगे बाहर। जल के अतिदोहन को, जल का अतिदोहन, ये भी एक स्टडी सामने आई है कि भारत में सब्सिडियों ने जल के अतिदोहन में योगदान दे दिया है। जल के अतिदोहन का मतलब होता है कि जल का उपयोग हम अनियंत्रित रूप से कर रहे हैं, क्योंकि उपकरण सस्ता मिल रहा है, जिससे कि आप नीचे भूमिगत जल को सोख ले, वो उपकरण आपको सस्ता उपलब्ध हो रहा है, तो जल के अतिदोहन को प्रोत्साहन मिला है। फिर विरोध का आधार देखिए, फसल पैटर्न पर विपरीत प्रभाव डाला है। गेहूं पर एमएसपी है तो गेहूं का उत्पादन होगा, मोटे अनाज पर एमएसपी नहीं है तो उसका उत्पादन घट जाएगा।
फसल पैटर्न बदल गया कि नहीं बदल गया? भाई जिस चीज पर एमएसपी मिल रही है, गारंटी मिल रही है कि कोई और खरीदे नहीं खरीदे हम तो खरीद ही लेंगे, तो निश्चित रूप से उसके उत्पादन को तो प्रोत्साहन मिलेगा ही मिलेगा। और मोटे अनाजों पर ऐसा नहीं है, मोटे अनाज फाइबर युक्त होते हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, धीरे धीरे पचते हैं, जो कि आजकल साइंस बोलती है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि वो अनाज खाइए, वो चीज़ें खाइए जो धीरे धीरे पचता हो, तुरंत पचता हो, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तुरंत ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता हो, वो हानिकारक होता है। तो मोटे अनाज का उत्पादन घट रहा है। गेहूं चावल जैसी चीज़ों पर जो सब्सिडी है उसने कहीं ना कहीं ये काम भी किया है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रहेंगे। राजकोषीय घाटे पर विपरीत प्रभाव, क्राउडिंग आउट इफेक्ट, पहला पॉइंट हमारे पास ये था जो सब्सिडीज़ का विरोध का आधार था। दूसरा ये था कि कहीं ना कहीं जो सब्सिडी है वो पूंजीगत निर्माण एग्रीकल्चर में नहीं कर रही है, सब्सिडीज़ ज़्यादा है। तीसरी बात जो मैंने बताया, परंपरागत कृषि इनपुट्स जो थे उसका उपयोग कम होने लगा है। चौथी बात, जल का अति दोहन। और पांचवी बात, कहीं ना कहीं जो भारत में फसल पैटर्न है वो उन उत्पादों पर शिफ्ट हो गया है जिनके लिए एमएसपी है ना, जबकि हर चीज़ की ज़रूरत है, पर्टिकुलरली मोटे अनाज का उत्पादन भी और बढ़ाने की आवश्यकता है। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तब क्या किया जाए? क्या ये एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ नहीं दी जाए? आपसे अगर पूछे कि इनकी प्रासंगिकता क्या है, क्यों दी जा रही है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि ये एग्रीकल्चर सब्सिडी क्यों दी जा रही है, भाई इसकी क्या प्रासंगिकता है? तो ये यूजलेस नहीं है, बस इनमें विवेकीकरण लाने की ज़रूरत है, इसका बड़ा उपयोग है। विकास का इंजन है भाई कृषि। आप कैसे एग्रीकल्चर सब्सिडी जो है उसको खत्म कर सकते हैं? ये कृषि का विकास विभिन्न क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करता है। एग्रीकल्चर ही तो वो रॉ मटेरियल देता है जो इंडस्ट्री में काम आता है। भाई अगर आप प्राइमरी सेक्टर के कृषि क्षेत्र को हतोत्साहित कर देंगे तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी खराब असर पड़ेगा। मत मानिए कि एग्रीकल्चर अलग है और इंडस्ट्री अलग है, ये इंटर रिलेटेड है। कृषि विकास का इंजन है, उस पर भी खराब असर पड़ सकता है। हरित क्रांति को भारत प्रोत्साहन देना चाहता है। हरित क्रांति में भारी मशीन, रासायनिक उर्वरक, है ना, इन सब चीज़ों की बात थी, HYV बीज की बात थी। ये सारी चीज़ें किसान को सस्ते दामों पर उपलब्ध होगी तभी तो वो यूज़ करेगा, और सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने के लिए क्या देनी पड़ेगी? सब्सिडी। पॉइंट समझ पा रहे हैं? हरित क्रांति को अगर आप मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं देश के विकास में सहायक है, हरित क्रांति कृषि के विकास में अगर सहायक है, उसको तो प्रोत्साहन कैसे दोगे? हरित क्रांति के कॉन्सेप्ट्स को लागू करने के लिए भारी मशीनों का उपयोग, रासायनिक उर्वरक का उपयोग, अच्छी क्वालिटी के बीजों का उपयोग, ये तभी तो संभव हो पाएगा जब किसान उसे खरीद सके। और गरीब किसान उसे कैसे खरीद पाएगा? जब उस पर अच्छी सब्सिडी सरकार को मिल रही, सरकार द्वारा दी जा रही होगी। इसलिए भी इसकी प्रासंगिकता है। एग्रीकल्चर पर लगभग 49% कार्यशील जनसंख्या एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। देश की लगभग 49% जनसंख्या, 49% जनसंख्या किससे जुड़ी हुई है? एग्रीकल्चर से। इतनी भारी जनसंख्या जहां जुड़ी हुई हो, कार्यशील जनसंख्या का इतना बड़ा भाग जुड़ा हुआ हो, तो ये आजीविका सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक प्रकार से आजीविका की जो सुरक्षा है, रोजगार जिसमें ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसलिए एग्रीकल्चर सब्सिडी प्रासंगिक है। एग्रीकल्चर सब्सिडी यूजलेस चीज नहीं है, इसे यूजलेस नहीं मानना चाहिए, ये एक प्रासंगिक चीज है। तो क्या किया जाए, इसका विवेकीकरण कैसे किया जाए? पहले बताइए कि इसमें कोई दिक्कत हो समझने में, कोई क्रॉस क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? लिख रहे हैं ना आप लोग कुछ कुछ साथ साथ में। वैसे तो ये एज इट इज PDF आपको मिल जाएगी, लेकिन मेरा मानना है कि क्लास में जब आप पढ़ें तो कुछ कुछ जो आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे वो लिखने भी चाहिए। लिखने से जब आपका दिमाग और हाथ दोनों चलते हैं तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो अब देखते हैं इसका विवेकीकरण कैसे किया जाए। सबसे पहले तो सब्सिडियों को समय सीमा से जोड़ो। ये अब 70 साल से कोई सब्सिडी मिल रही है नहीं, समय सीमा कि अगर कोई पर्टिकुलर सब्सिडी सरकार दे रही है
तो उसको कितने समय तक सरकार देगी और कृषिगत विकास में वो किस तरह से योगदान दे सकती है। मतलब अगर आप सब्सिडी को टारगेट ओरिएंटेड और टाइम बाउंडेड बना दो, टाइम बाउंडेड का मतलब 5 साल तक मिलेगी, टारगेट ये है। अगर आप ये सोचते हो कि गेहूं का या XYZ किसी भी फसल का उत्पादन घट रहा है, कम है, उसको 5 वर्षों में, 6 वर्षों में, 10 वर्षों में, इतने टाइम के अंतर्गत इस टारगेट को अचीव करना है, इसलिए सब्सिडी दे रहे हैं। इसको एक नियम बनाकर, जैसे कि 70 साल से दी जा रही है और आगे भी दी जाने की बात चल रही है, वो अगर चलता रहा तो कभी भी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक कि सब्सिडीज को टाइम बाउंडेड नहीं बनाएंगे, जब तक कि सब्सिडी को टारगेट ओरिएंटेड नहीं बनाएंगे। तो सब्सिडी शुड बी टाइम ओरिएंटेड एंड टारगेट ओरिएंटेड एंड टाइम बाउंडेड। वो टाइम से बंधी भी होनी चाहिए, समय सीमा से बंधी भी होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं लक्ष्योन्मुखी होनी चाहिए। लक्ष्योन्मुखी चीज समझ में आई ना आपको? टारगेट ओरिएंटेड, एक टारगेट को रखकर सब्सिडी दीजिए। इसको एक फॉर्मेलिटी के रूप में नहीं कि, या कई बार अपीजमेंट के लिए भी नहीं, इसको किसी भी तरह से दूसरी तरह से नहीं, इसका एक ही एम होना चाहिए, एग्रीकल्चर का विकास। और विकास के क्या मापदंड होंगे उसको सेट कीजिए। आप लोग इंजीनियरिंग करते हैं तो टाइम बाउंडेड है ना वो, कि भाई 4 साल का कोर्स है। आपके पेरेंट्स को पता होता है कि अगर 1 लाख रुपए फीस लगेगी साल की, तो 4 साल में 4 लाख रुपए लगेंगे। अगर आपको सरकार डिग्री देते समय कहे कि पता नहीं कितने साल लगेंगे, तो ये बड़ी यूजलेस बात हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक वैसे ही सब्सिडी को टाइम बाउंडेड और टारगेट ओरिएंटेड करके दीजिए। वो टाइम बाउंडेड होनी चाहिए और टारगेट ओरिएंटेड भी होनी चाहिए। आगे देखते हैं, एग्रीकल्चर सब्सिडी की राशनिंग की भी बात हो रही है। राशनिंग क्या होती है? एग्रीकल्चर सब्सिडी की राशनिंग की भी बात हो रही है, और ये राशनिंग क्या होती है जरा देखते हैं। राशनिंग, जब आप सब्सिडी दो तो प्रति कृषक कितनी सब्सिडी देनी है, ये अमाउंट तय कर दो। जब भी सब्सिडी दो तो प्रति कृषक कितनी सब्सिडी देनी है। ऐसा ना हो जो जनरली देखने को मिलता है कि भारत में कुछ लोगों ने संसाधनों पर कब्जा कर लिया है, ये एग्रीकल्चर पर भी लोग आरोप लगाते हैं। बड़े किसान जो है वो सब्सिडी का ज्यादा उपयोग करते हैं, छोटे किसानों तक वो पहुंच ही नहीं पाती। तो एक कृषक मैक्सिमम कितनी सब्सिडी का उपयोग कर पाएगा, इसको बोलेंगे राशनिंग। इस राशनिंग के कॉन्सेप्ट का बड़ा ही महत्व है, ताकि एग्रीकल्चर को दी जाने वाली सब्सिडीज का लगभग बराबर वितरण हो सके, और कहीं ना कहीं देश के अंदर ये सब्सिडी एक सकारात्मक प्रभाव डाल सके। तो इसको राशनिंग के कॉन्सेप्ट को अपनाया जा सकता है, प्रति कृषक एग्रीकल्चर सब्सिडी की मात्रा का निर्धारण किया जा सकता है। एक आरोप लगता है कि जो एग्रीकल्चर सब्सिडी है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। उर्वरकों की सब्सिडी वगैरह जो भी है, जल के अतिदोहन की बात जो हमने की, ये कहीं ना कहीं पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डाल रही कि नहीं डाल रही। और अगर आप पर्यावरण को नकार दोगे तो समझ लीजिए आपने जीवन को नकार दिया है। तो ऐसी स्थिति में जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, इनका पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर इनका जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, उसे भी मूल्यांकन बार बार किया जाना चाहिए। इसको बोलेंगे हम सब्सिडियों का विवेकीकरण। तो सब्सिडियों के विवेकीकरण की सख्त आवश्यकता है। तो देखिए, इस टॉपिक को जब भी आप डील कीजिए, किसी भी टॉपिक को जब भी आप डील कीजिए, मैंने आपको तरीका, एक जनरल बात समझ लीजिए कि जब भी आप कोई टॉपिक डील करते हैं तो उसके इन एंड आउट्स को एक साथ ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने एग्रीकल्चर सब्सिडी लिया तो पार्ट ए में पढ़ा कि आखिरकार ये सब्सिडी है क्या। फिर पढ़ा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ये क्या होती है सब्सिडी। फिर पढ़ा हमने WTO का रुख। फिर हमने देखा भारत का मत। ठीक है। फिर हमने क्या देखा, इसमें देखा कि एग्रीकल्चर सब्सिडी का विरोध क्यों होता है, विरोध के कारण। फिर देखा कि इनकी प्रासंगिकता क्या है।
और लास्ट में हमने देखा कि कैसे इनका विवेकीकरण किया जा सकता है। तो आप कोई भी टॉपिक पढ़िए, ऐसे खोल के पढ़िए। ये टॉपिक आपके मेंस प्रोस्पेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है और प्री के अंदर तो WTO के बॉक्सेस वगैरह से क्वेश्चंस कई बार आपसे आ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अभी तो खैर पूछ ही सकते हैं, लेकिन अगर बाद में भी आपको पूछना हो तो क्लास के बाद मुझे आप पूछने के लिए मेरे नंबर आपके पास में ही, आप मुझसे बात कर सकते हैं। आई थिंक लेक्चर आपको क्लियर है। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन किसी को भी? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।